हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है फिजिक्स का 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो आज मैं जो है 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि निर्मल रातें मेघाच्छन्न रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। तो यह जो है विकिरण के कारण ठंडी होती है, ठीक है। विकिरण के कारण यह ठंडी होती है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा किस पे निर्भर करती है। तो उसके टेम्परेचर पर यानी तापमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो वह ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जलवाष्प में परिवर्तित होगा तो, और केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक जो है इसमें ग्लास हो जाएगा, यानी कांच जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति धातु शोधन यानी भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो वह हो जाएगा पायरोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है, यानी किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है। तो वह जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जम जाता है। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी तापमान का एसआई इकाई क्या होता है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था। तो सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल का संख्यात्मक मान बराबर होता है। तो वह होता है -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है केल्विन किसके माप की इकाई है। तो केल्विन जो होता है वो तापमान का एसआई यूनिट होता है, इसीलिए केल्विन जो है वो तापमान की माप की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ का गलनांक होता है केल्विन में। तो बर्फ़ का गलनांक जो है केल्विन में कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। अब हम लोग चैप्टर 2 जिसमें तरंग के बारे में यानी वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो किस प्रकार की लहरें होती है। तो वो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होती है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑसिलोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगला आवृत्ति मॉड्यूलेशन में जो है आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम निश्चित आयाम को पाया जाता है, ठीक है। निश्चित आयाम को पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है, यानी इनमें से कौन सा तरंग जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। तो वह ध्वनि तरंग होता है। ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो स्थिर तरंग जो है वो समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना स्थिर तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो स्थिर तरंग जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो समान आवृत्ति की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना। अगला क्वेश्चन है कि किसी तरंग की तीव्रता में से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी तरंग की जो है तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है, ठीक है। उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो वह कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है, यानी इनमें से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है। तो वह होता है पराश्रव्य तरंगे जो ध्रुवित नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो इनमें से कौन सी तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो कैथोड किरणें जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। बाद बाकी एक्सरे,
गामा किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा रेज, ये सभी जो है चुंबकीय तरंगे कहलाती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। लेकिन कैथोड किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसमें न्यूनतम आवृत्ति होता है? तो न्यूनतम आवृत्ति जो होता है वो दृश्य प्रकाश के अंदर न्यूनतम आवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु से जो है अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है, अवरक्त किरणों का। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एक्सरे के संबंध में जो है तो इनमें कम भेदन क्षमता होता है, यह सही नहीं है, ठीक है, यह सही नहीं है। बाद बाकी यह प्रकाश की गति से चलती है, ठीक है। यह परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों हो सकती है, यानी परावर्तित एवं अपवर्तित दोनों हो सकती है, सही है। फोटोग्राफी के प्लेट को प्रभावित कर सकती है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइमन सीरीज होती है? यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइमन सीरीज होती है? तो वह परावैंगनी किरणों में होती है, ठीक है, परावैंगनी किरणों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है? कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है? तो वह जो है वैगनिक प्रकाश जो है न्यूनतम गति से कांच में संचार करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें होती है उदासीन कण होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणें या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंच हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है? एक्स किरणों या गामा किरणों के विकिरण द्वारा मानव शरीर को पहुंची हुई क्षति को किस इकाई में मापा जाता है? तो वह रेड्स में मापा जाता है, रेड्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण आयन किस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन जो है वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण है। ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने का कारण क्या है? तो इसका गर्म होने का कारण है अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे ज़्यादा होता है एक्स किरणों का, उसके बाद दृश्य प्रकाश का, फिर अवरक्त किरणों का, फिर सूक्ष्म किरणों का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना फोटोन की कण प्रवृत्ति को बताती है? कौन सी घटना फोटोन की कण प्रवृत्ति को बताती है? तो वह जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो फोटोन के कण प्रवृत्ति को बताती है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगे हैं, तो द्रव्य तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो डी ब्रोगली तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह सूक्ष्म किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? तो प्रतिदीप्ति नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? तो परावैंगनी विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी को बेतार संचार व्यवस्था से किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी की बेतार संचार व्यवस्था में किया जाता है? तो वह रेडियो तरंगों का यानी रेडियो किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन परावैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण घिरा हुआ है। परावैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण घिरा हुआ है। तो किससे? ओजोन परत से। ओजोन की इकाई जो होती है वो डॉप्सन होती है, ठीक है। ओजोन का सूत्र जो होता है वो O3 होता है। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है? तो गामा किरणों के द्वारा जो है जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, यानी जीन म्यूटेशंस उत्पन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो परावैंगनी किरणों में ऊर्जा जो है वो अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि जल के शोधन में परावैंगनी किरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो जल के शोधन में परावैंगनी किरण का प्रयोग किया जा सकता है कीटाणुनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने के लिए जो है
ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का प्रयोग जो है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन है। तो रडार का आविष्कारक जो है वो A.H. टेलर तथा लियो सी यंग है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज जो है वो रोएंटजन ने किया था, ठीक है, रोएंटजन ने। और बैकुरल के बारे में अगर पूछा है तो वो रेडियोधर्मिता की खोज किया था। मैडम क्यूरी जो है वो रेडियम की खोज किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरण कौन सी है। तो न्यूनतम पारगम्य वाली किरण जो है वो अल्फा किरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग जो है वो बहुमूल्य वस्तुओं और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुमूल्य वस्तुओं और मतलब बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है। तो दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तो तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है किसके द्वारा। तो अवरक्त किरणों के रूप में प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन है कि MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो MRI मशीन में जो है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उपस्थित होती है और वह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। तो यह किस प्रकार की तरंग होती है। तो यह जो है श्रव्य तरंग होती है। श्रव्य तरंग जो आसानी से सुनाई देते हैं उसको श्रव्य तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है वो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नली का उपयोग जो है वो एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। यानी सोलर कुकर को जो है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग गर्म करता है। तो वह अवरक्त किरण करता है, अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वाहन टीवी के पास से गुजरता है तो व्यवधान उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय व्यवधान उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेजॉन कण कहाँ पाए जाते हैं। तो मेजॉन कण जो है वो कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं, ठीक है। मेजॉन कण जो होता है वो कॉस्मिक किरणों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो प्रसारण से संबंधित AM का पूर्ण रूप क्या है। AM, तो AM का पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था उसका नाम था हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणों की निम्न में से किन किरणों की सबसे अधिक समानता होती है। गामा किरणों की निम्न में से किस किरणों से सबसे अधिक समानता होती है। तो वह होती है एक्स किरणों की। अगला क्वेश्चन है कि टीवी के ध्वनि सिग्नल है। तो टीवी के ध्वनि सिग्नल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड यानी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए। तो टेप रिकॉर्डर को जो है चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में तथा धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी संभव है। तो किसके प्रयोग द्वारा रात्रि तथा धुंध व कोहरे में फोटोग्राफी संभव है। तो वह अवरक्त विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होते हैं। यानी इनमें से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो वह जो है
गामा रेज में जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेकंड लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है, यानी कि सेकंड लोलक जो है वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है 2 सेकंड होती है। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आवृत्तीय गति कहा जाता है, आवृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? इनमें से कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो वह जो है गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि डैश का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है, तो वह रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगों में 2 क्रमागत श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है, तो वह तरंगदैर्घ्य की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विवर्तन और व्यतिकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है। तो किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है समय अवधि। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल को छोड़ करके अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसीलिए उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या होती है? तो प्रकीर्णित हो जाती है। किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें क्या होती है? प्रकीर्णित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाता है वह ध्रुवीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है? तो निम्नलिखित में से कौन से रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कम विचलित होता है? वह होता है लाल रंग का प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की वजह से बनता है, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की वजह से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है, यानी इनमें से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? तो वह तरंगें होती है प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगें जो है वो ध्रुवित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीले रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, यानी रेले के प्रकीर्णन की वजह से जो है नीला रंग का प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन जो है वो प्रकीर्णन की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रकीर्णन यानी बिखराव किस में होता है? तो वह कोलाइड घोल में, कोलाइडल घोल में जो है वो प्रकाश प्रकीर्णन यानी बिखराव होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? तो जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो सूर्य हमारे पीछे रहता है और वर्षा की बूंदें हमारे सामने में रहती है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। तो साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर प्रकीर्णित हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में होता है, यानी गलत कथन का चयन करें। इंद्रधनुष में होता है, तो इंद्रधनुष में जो है वो पृथ्वी की ओर उसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, यह गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देता है, यह किसके कारण होता है? तो यह व्यतिकरण के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि समतल प्रकाशीय सतह यानी प्रकाशिक रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है? तो वह है एक ही दिशा में समानांतर किरण पुंज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? यानी इनमें से क्या अन्य तीनों की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करता है? तो वह होता है ताज़ी बर्फ से ढकी हुई ज़मीन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य क्या है? यानी प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य क्या है? तो प्रकाशीय फाइबर का उद्देश्य है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश क्या होता है कि पानी से होकर के कांच में जाता है, पानी से होकर के कांच में जाता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है? तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है वो आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? तो हीरे चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है? प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम जो है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना या नहीं है। बाद बाकी रात में तारों का टिमटिमाना सही है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई दिखना ये भी सही है। और सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश के तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तरनताल यानी मतलब झील जो है वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो वह जो है बैगनी दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस किससे बनता है? तो लेंस जो है वो फ्लिंट कांच से बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होती है, तो दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला क्वेश्चन है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यानी जो भी दंत चिकित्सक है वो दांतों की देखभाल करने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को डैश के माध्यम से देखते हैं, तो यानी वाहन के अंदर जो भी
पीछे की वस्तु है उसको पता करने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिलों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है। तो मोटरसाइकिलों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो हजामत में यानी कि जो भी नाई के दुकान पे दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर कार के अंदर जो है हेडलाइट में जो है परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन दूरदर्शी के आवर्धन से अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पेरिस्कोप यानी परिदर्शी जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है। तो वह सिल्वर की लेपित होती है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस की दूसरी ओर उसके केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूर रखी हो। तो लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता हो जाएगा 12.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस की दूसरी ओर लेंस के केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूर है। तो इसका जो है क्षमता हो जाएगा 6.67 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए यदि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु लेंस के केंद्र से लेंस की दूरी और 25 सेंटीमीटर दूर रखा हो। तो उसका जो है 9 डायोप्टर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। तो 3D फिल्म देखने में जो है प्रयुक्त चश्मों में होते हैं पोलराइड होते हैं। ठीक है, पोलराइड होते हैं। अगला क्वेश्चन अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो लेंस का आकार देखकर जान सकता है, लेंस का आकार।